ओके। अब आवाज़ आनी चाहिए आपको। आवाज़ आ रही है तो मुझे बता दें। आवाज़ आवाज़ अगर नहीं आ रही ओके। अब आवाज़ आनी चाहिए आपको। आवाज़ आ रही है तो चले, मेरे ख्याल से अब आवाज़ आ रही है। मेरे मोबाइल पे मैंने चेक किया है, वहाँ पे तो ठीक है। अटेंडेंस लाजमी लगाइएगा अपनी। अच्छा, आज आप लोगों के मज़ीद सवाल लेने हैं और मैंने आपके सामने जो है वो फाइवर को मज़ीद एक्सप्लोर करना है। फाइवर को मज़ीद एक्सप्लोर इस वजह से करना है ताकि हम उसका चैप्टर जो है वो थोड़ा सा रैप अप करके आगे बढ़ सकें और फिर आगे जाएं। कुछ एक चीज़ थी जो मैंने आपको बतानी थी, जो आर्टिकल राइटिंग करने वाले लोग हैं उनके लिए, और जो फिर वर्डप्रेस वाले हैं उनके लिए। आज दोनों के लिए कुछ बताना था और एसईओ वालों के लिए भी हम करेंगे, तो उसमें आप आ जाए। एक्सप्लोर, लेट अस एक्सप्लोर फाइवर फॉर राइटर्स, वर्डप्रेस, एसईओ। क्योंकि ये तीन चीज़ें अभी तक हम लोगों ने देखी हैं। इसके अलावा तो हम लोगों ने कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी, लेकिन इससे पहले आप लोगों को कोई सवालात हों जो कल से रिलेटेड हों तो आप लोग पूछ लें, ताकि उनको ख़त्म करते हुए हम आगे बढ़ें। मैं इस वक्त खामोश हो जाता हूँ और आपके कमेंट्स पढ़ रहा हूँ। जो भी बात आप करना चाहते हैं वो करें और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नज़र अली अटेंडेंस का लिंक हर रोज़ देता था मैं, आप उसको बुक मार्क कर लिया करें। अभी आपको लैब मैनेजर्स में से कोई जो है उसका अटेंडेंस का लिंक भी दे देगा। जी, कोई क्वेश्चन आप में से किसी का? सुनते कानों देखती आंखों। अच्छा मैमूना, ये अच्छा सवाल है, लेकिन ये डिपेंड करता है केस टू केस कि वो सवालात कैसे हैं। मिसाल के तौर पर अगर वो ऐसे सवालात हैं कि उसमें आपका सारे का सारा काम उसको पता चल रहा है, जैसे कि
आपने एक गिग लगाई थी डोमेन सर्च के हवाले से कि मैं आपको डोमेन सर्च करके दूंगी। अच्छा, शायद आप में से कुछ लोग ये हैरान भी हो कि ये डोमेन सर्च करने वाली गिग कैसी है, ठीक है? तो आप में से कुछ लोग जो है हम करें डोमेन नेम। तो अब देखो, जब मैं डोमेन नेम की सर्विस दे रहा हूं और मेरे पास कोई क्लाइंट आता है, अब ये सर्विस है कि मैं आपको डोमेन नेम सर्च करके दूंगा या दूंगी, आई विल सजेस्ट इतने डोमेन नेम। ये देखिए, ये मेरा स्टूडेंट है साद मकसूद, ठीक है? अब इसने क्या किया था, इसने डोमेन नेम की सर्विस दी कि कोई आएगा, वो कहेगा यार मेरा इस तरह का काम है, इस तरह का कारोबार है, मुझे ना इसके लिए अच्छे अच्छे डोमेन निकाल के दो या उसके आइडियाज दो। तो इसके ऊपर अगर आपसे क्लाइंट पूछता है कि आप मुझे बताएं आप कौन कौन सी वेबसाइट से देखेंगे, अच्छा फिर किस क्राइटेरिया से आप जज करते हैं कि ये वाला डोमेन अच्छा है या नहीं अच्छा, ये अगर ऐसे सवालात पूछे तो ऑब्वियसली ये वो सवालात है जिसमें आप उसको हर चीज गिव अवे कर रहे हो कि हाँ यार तुम जाके ये काम कर लो खुद से। अच्छा, दूसरी सूरत में ऐसे सवाल आते हैं जो वो पूछे कि यार वर्डप्रेस आप कहाँ से इंस्टॉल करोगे, सी पैनल से इंस्टॉल करोगे या मैन्युअली करोगे, या वो ये सवाल पूछता है कि आप यूट्यूब के ऊपर जब थंबनेल बनाते हो तो क्या साइज रखते हो उसका, ठीक है? ऐसे सवालात जिसमें उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन है, बहुत ज्यादा ऐसी चीज नहीं है कि आप कैसे करते हो, वो सारी चीजें आप उसको नहीं बता रहे, तो उस सूरत में उसके जवाब देने में कोई मसला किसी सूरत भी नहीं है, कोई मसला किसी सूरत भी नहीं है। लेकिन अगर वो ऐसे सवालात पूछता है जिसमें आप सारा कुछ उसको दे रहे हो तो उसमें आप ना बताओ। अब उसमें दो केसेस हैं, उसमें फर्दर दो केसेस हैं, या तो आप उसको बताओ सारे कि यार अगर इसने भागना है तो ये वैसे भी भाग जाएगा, ठीक है? अगर इसने भागना है तो ये वैसे भी भाग जाएगा, अगर मैं इसको अपना प्रोसेस बता दूं तब भी, अगर मैं इसको अपना प्रोसेस ना बताऊं तब भी, तो आप उसको अपना प्रोसेस बता दो। ये होता है एक तरीके का तवक्कुल, एक तरीके का ये कि आप अपना इतनी ट्रांसपेरेंसी दे रहे हो कि क्लाइंट से आके बता दो कि भाई हम इस तरह से करते हैं, आपने हमसे करवाना है तो कर लो, अगर आपने खुद अपना टाइम लगवाना है तो अपना टाइम लगा लो जाके। और दूसरा तरीका ये, आप उसको कह दो, किसी तरह गोली करवा दो, मोटी मोटी बातें बता के कि बस फिर आप उसमें अपना पूरा ना करो। ये अब आपकी अपनी पर्सनल चॉइस होगी कि आपने इसके ऊपर क्या करना है। आई होप मेमूना ये आपका आंसर जो क्वेश्चन है वो क्लियर हुआ होगा। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ। आप वो जो है वो सैयद मोहसिन रजा शिराजी, इस जगह पे जो है वो अपना उसका लिंक कमेंट कर दे, मैं उस पर आपको कमेंट कर दूंगा। फाइवर का अकाउंट रिमूव करने के बाद न्यू अकाउंट कब तक क्रिएट किया जा सकता है? आप उसके अगले दिन ही क्रिएट कर सकते हैं। वो फिर सर्वे सर्वे कर रहे होंगे कोई ऐसी चीज, अगर आपको प्लेटफॉर्म से बाहर लेके जा रहे हो उसके जरिए तो फिर दैट्स अ रॉन्ग कॉल। चलें, इसमें आप वेट करें, इस सूरत में सिर्फ वेट के अलावा कुछ नहीं कर सकते कि वो शायद दोबारा आ जाए। अच्छा, ये बड़ा एक ज़रूरी सवाल है जो महनूर असलम ने पूछा है कि हाउ टू ओवर गैप कम्युनिकेशन गैप वाइल टेक्सटिंग विद क्लाइंट। अच्छा, ये बड़ा ज़रूरी है। इसमें ना आपका होती है प्रैक्टिस, मैं इसमें ये रिकमेंड करता हूँ। ये देखें, कम्युनिकेशन विद क्लाइंट्स, ठीक है, बी फॉर्मल। अब ये देखो, मैं करता हूँ फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल वर्ड्स। मैं आपको एक लिस्ट निकालता हूँ यहाँ से।
लिस्ट ऑफ। अब ये देखें, आस्क की जगह इंक्वायर, आस्क फॉर की जगह रिक्वेस्ट, आई आस्क यू टू डू इट, आई आस्क यू टू डू इट, ये जो है ना ये बहुत ही अथॉरिटेटिव है। आई रिक्वेस्ट यू टू डू इट, काइंडली बुक माई सीट, काइंडली रिजर्व माई प्लेस, चेक, वेरीफाई, गेट, रिसीव, हेल्प, असिस्ट, नीड, रिक्वेस्ट, से सॉरी की जगह अपोलोजाइज, कमेंस, ठीक है, टर्मिनेट और फिनिश, एंडेवर ट्राई की जगह, डील विद की जगह हैंडल, टेल, इन्फॉर्म। अब ये देखो ये छोटे छोटे से चीज है, लेकिन इसमें क्या कर रहा है, अब काइंडली टेल मी, अब ये ऐसा लग रहा है जैसे आप उसको कोई कमांड दे रहे हो, जबकि इन्फॉर्म में ये चीज नहीं आती, इन्फॉर्म में ये कमांड वाली चीज नहीं आती, ठीक है। तो ये जो बेसिक बेसिक वर्ड्स है इनके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें, जो आप लोग यूज कर रहे हैं अपनी कम्युनिकेशन में, उस पर आपको इसका भी असर पड़ता है, ठीक है। तो आप इन वर्ड्स को जो है वो, हाँ अब ये वाली लिस्ट ज्यादा अच्छी है, ये जो लिंक है इंग्लिश विद, ये मैं आपके इधर डॉक्यूमेंट में छोड़ रहा हूं, विद दिस लिस्ट ऑफ वर्ड्स, ठीक है। फिर उसके बाद में लुक फॉर द मेन पॉइंट, जो क्लाइंट आपको मैसेज कर रहा है, जो क्लाइंट आपको मैसेज कर रहा है, जो क्लाइंट आपसे कम्युनिकेशन कर रहा है, उस पे देखिए कि मेजर पॉइंट्स क्या हैं। कई दफ़ा ये होता है कि हम लोग अपने क्लाइंट को सेल करने के चक्कर में, कि क्लाइंट हमसे ऑर्डर दे दे, हमें ऑर्डर दे दे, हम उसे अपनी कहानियां सुनाते हैं, अपनी बातें बताते हैं, अपनी तारीफें करते हैं, या उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन होता क्या है, वो किसी और ही पॉइंट के ऊपर बात कर रहा होता है, और हम लोग वो पॉइंट को इररेलेवेंट समझ लेते हैं, जबकि वो 2-3 मैसेजेस में उसी पॉइंट को बार बार मेंशन कर रहा होता है। तो हमने ऐसी गलती नहीं करनी है अपनी कम्युनिकेशन स्किल में। वी हैव टू लुक फॉर द मेन पॉइंट, टॉक डायरेक्टली to the concerns of your client। मिसाल के तौर पे, if a client wants to rank for, मिसाल के तौर पे 7 keywords, don't offer him complete SEO or website creation right away, rather first talk about ranking those 7 keywords। देखो आपने ना इसको इसी इसी टिप के साथ मैं आपको लेके आता हूं इधर, मीन्स स्पीक द लैंग्वेज ऑफ योर क्लाइंट। अगर वो ये कह रहा है ना कि आई वॉन्ट टू रैंक माई साइट, तो आप उसको आई विल डू SEO ऑफ योर साइट कहोगे तो कोई फायदा नहीं बनेगा। वो कहता है मैं अपनी वेबसाइट रैंक करना चाह रहा हूं, और उसने SEO का लफ्ज बोला भी नहीं है, और आप उसको कहोगे हाँ जी यस आई विल डू SEO ऑफ योर साइट, तो इसका मतलब है कि आपने वो बात नहीं बोली जो क्लाइंट ने चाही थी। आपने बोलना था, अगर आपने SEO, यस आई कैन रैंक योर साइट, या आई कैन रैंक योर कीवर्ड्स थ्रू SEO, आई कैन रैंक योर कीवर्ड थ्रू SEO। अब आप उसकी ये जो रैंक योर कीवर्ड्स वाली बात आई है ना, ये वो उसकी उसकी लैंग्वेज थी जो उसने उठाई है। मिसाल के तौर पर वो कहता है कि आई वांट टू
I want to expand my bakery business. I want to expand my bakery business. तो I want, आप कहोगे I will help you expand your business, नहीं, I will help you expand your bakery business. उसके अल्फाज बोलो, उसके तरीके, उसको समझो कि उसके पीछे उसकी साइकी क्या है, उसके जहन में मेजर कंसर्न्स क्या है, उन कंसर्न्स के ऊपर बात करो पिच करने के साथ साथ, ठीक है। अपनी पिच को उसके कंसर्न्स के साथ जोड़ो, कनेक्ट योर पिच विद योर कंसर्न्स। Try to take a no as a further information. देखो, कई दफा क्लाइंट आपको कहता है कि नो, तो आप उसको डू नॉट क्लोज द डील आफ्टर नो। आप लोगों ने खुद देखा होगा यार, अगर आप एक दुकानदार को जाते हो और आप एक दुकानदार से कहते हो कि यार आपने उसके पहली दुकान में गया, आप मार्केट में आए हो और दूसरी दुकान, पहली दुकान आपने देखी है, तो आप चाहते हो यार मैं और दुकानें भी देखूं ताकि मुझे पूरी वैरायटी पता चल जाए, फिर मैं फैसला करूं। तो अगर आप पहले दुकानदार को कहो कि यार मैं आपका बहुत शुक्रिया, मैं जो हूँ पहले मार्केट घूम लेता हूँ फिर आपके पास आता हूँ, और वो कह के मुंह बना के जो है ना वो अपने कपड़े शपड़े या जो भी चीज आप देख रहे थे वो पैक करे और वापस रखना शुरू हो जाए और आप चले जाओ। अब अगली दफा जब आप वापस जाओगे ना उसके ऊपर, या वो आपको ये कहे कि यार आपने ये 7,000 की बात की थी, तो ये असल में 8,500 की है। अगर अभी लेते हो तो 7,000 की दे रहा हूं, अगर वापस आओगे तो फिर मैंने 8,000 से कम नहीं करनी। तो क्या होगा कि आप उसके बाद, अब आपको बाजार में उससे अच्छी चीज ना भी मिली और आप उसकी चीज लेना भी चाहते हुए, फिर भी आप उसके पास चांसेस कम है कि आप जाओगे, क्योंकि अब आप झिझकते हो, अब आपका वो वेलकम वाला सीन नहीं रहा जहन में। ओके, ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो अगर आप उसको अगर वो दुकानदार आपको कहता है कि ठीक है भाईजान कोई बात नहीं, ये आपकी चीज है, आपका हक है, आप जाके मार्केट घूमे, मैं आपको मुझे उम्मीद है आपको पसंद यही आएगी, तो आप जब वापस आएंगे तो मैं आपके सामने हाजिर हूँ, ये आपकी चीज रखी हुई है, जो हमारी बात हुई है उसी पे मैं ये आपको दे दूंगा, कोई मसला ही नहीं है, आप अपना टाइम लेके आए। तो उस सूरत में अगर उसको मार्केट में कोई चीज अच्छी भी मिली और चाहे उतनी ही अच्छी थी और उतनी प्राइस में मिली, तो वो बंदा कहेगा यार यही चीज तो पहली दुकान पे भी थी, तो मैं उसी से जाके ले लेता हूं। अब मैं उसी से जाके क्यों लूंगा, उसी से जाके क्यों लूंगा, क्योंकि मुझे उसका इखलाक याद है, मुझे उसका ये बात याद है कि वो मुझे वेलकम करेगा जब मैं वापस जाऊंगा। तो आपने भी जब इस तरह से करना है, आपका क्लाइंट कोई कहता है कि यार मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए, मैं अभी इस पे सोच रहा हूं, या मैं उस पे अभी अभी हम इस पे, मतलब उसने उसने नो कर दिया, तो आप उसको कहोगे कन्वे टू हिम दैट यू आर देयर एंड available for clearing any further questions and concerns, ठीक है, and place an attractive offer right away। ठीक है, डोंट लूज द क्लाइंट, डोंट लूज द क्लाइंट, डोंट लूज द पर्सन, बिल्ड अ रिलेशनशिप, ठीक है। यार क्या है, 2-3 मैसेज ही करने हैं ना आपने, आप बंदा तो ना जाने दो, अगर आपका क्लाइंट नहीं मिल रहा आपको तो बंदा तो ना जाने दो। क्लाइंट का अगर आपको वो ऑर्डर नहीं दे रहा तो बंदा तो आप उसको हासिल करो यार, रिलेशनशिप तो बनाओ। फर्दर वो आपको ही ऑर्डर देगा जब उसको कोई बड़ी जरूरत पड़ेगी, जब वो ज्यादा सीरियसली सोचेगा इसके ऊपर।
या मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, पता नहीं अभी बिलाल साहब सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे, लेकिन उनका एक अच्छा एक्शन था। क्लाइंट का, अगर क्लाइंट आपसे गलती गलती भी कर रहा है ना, क्लाइंट आपसे गलती भी कर रहा है, तो क्लाइंट गलती पे होने के बावजूद आप उसको ये नहीं कहोगे कि नहीं भाई कि जो है कि तुम गलत हो, तुम भाड़ में जाओ, तुम्हारे नुकसान है वगैरह वगैरह। अब ये भाड़ का लफ्ज मैंने इस वजह से यूज किया क्योंकि हम लोगों के स्टूडेंट्स जो हैं वो इस तरह के अल्फाज यूज करते हैं कि उधर ये कन्वे होता है। आपने आपने हमेशा ये कहना है, सॉरी सर, आई थिंक वी हैव मिसकम्युनिकेशन। ठीक है, आपने कभी भी उसके ऊपर ब्लेम नहीं डालना, क्योंकि कई दफा ये होता है क्लाइंट जो है अपनी किसी गुस्से में, अपनी किसी और बात में आपसे कोई बात कर रहा होता है, जब आप उसके साथ सही से बात करते हो तो वो उसको रियलाइज हो जाता है और वो आपके साथ फिर बिजनेस करना शुरू कर देता है। अगर आप उसको कहोगे कि यार ये तो देखो यहाँ पे भी तुम्हारी गलती, वहां पे भी तुम्हारी गलती, यहाँ पे भी तुम्हारी गलती, तो वो आपका क्लाइंट नहीं बन सकता आगे। अगर उसकी गलती है और आप वो काम नहीं कर सकते जो वो करने का सो रहा है, तो आप कह सकते हो सॉरी, सॉरी, उसका जो भी नाम है उसके आगे, आई अपोलोजाइज, आई एम रियली सॉरी, आई कैन नॉट मतलब एंटरटेन योर रिक्वेस्ट, आई एम रियली सॉरी, आई विल नॉट बी एबल टू एग्जीक्यूट योर रिक्वेस्ट। इस तरह की बात आप उसको लिख दो, या आप जो है उसको ये बात बता दो कि दिस इज अगेंस्ट योर पॉलिसीज, बड़ी पोलाइटली, ऑलवेज बी पोलाइट, इमोशंस में नहीं आना। आपको गुस्सा भी आ रहा है ना, ऑलवेज बी पोलाइट। अगर आप क्लाइंट को कुछ एक्स्ट्रा दे दोगे ना, तो क्लाइंट खुश ही होगा, कभी भी वो आपके साथ तंगी नहीं करेगा। मिसाल के तौर पे मेरा एक स्टूडेंट था, वो क्या करता था, वो उसने ना कॉफी इमेजेस, उसने बड़ी मजे मजे की चीजें जो है ना कॉफी की तस्वीरें ली हुई थी। ये जैसे कॉफी की तस्वीरें है ना, ये बड़ी अच्छी अच्छी डाउनलोड कर ली थी। तो वो क्या करता था, जैसे ही ऑर्डर आता था ना, वो कहता था एंजॉय योर कॉफी वाइल आई एम डूइंग द वर्क। या अगर कोई क्लाइंट गुस्से में है या उसको काम डाउन करना है, तो पहले तो उसका इशू सुना, उसको समझा, फिर जब वो थोड़ा सा ठंडा हुआ तो इस तरह की कोई चीज भेज दी, जैसे कॉफी भेज दी उसे। ठीक है, कॉफी की तस्वीर भेज दी कि दिस इज योर कॉफी, काइंडली काइंडली एंजॉय। ठीक है, इस तरह की चीजें करके, तो उसको ये होता था कि कई दफा क्लाइंट जो है ना ये चीजें, क्योंकि ये चीजें एक्सपेक्ट नहीं ना कर रहे होते, तो क्लाइंट जो है वो बड़ा हैरान सा हो जाता है और वो फिर एकदम से उसका टोन वगैरह चेंज हो जाती है। और अगर आप उसको ये कहते हो कि मिसाल के तौर पे आप उसको ये कहते हो, आपका सब चीज सही चल रही है, आप उसका काम कर रहे हो, काम करना शुरू किया, ऑर्डर प्लेस हुआ, तो आपको थैंक यू फॉर प्लेसिंग द ऑर्डर, एंजॉय योर कॉफी व्हाइल आई एम वर्किंग ऑन योर ऑर्डर। अब उसको ये चीज, उसके लिए कोई फायदा नहीं है, उसके कोई पैसे नहीं बन रहे उससे, या आपके कोई पैसे नहीं जा रहे, लेकिन ये आपका अंदाज है जो बाकियों से अलग है, जो आपकी मेमोरी उसकी बना देगा और वो आपको ज्यादा ऑर्डर देगा। तो गो एन एक्स्ट्रा माइल।
तो ये इसी के ऊपर जो है मैं आज का थोड़ा एजेंडा भी इसके ऊपर लेके चलता हूँ, कम्युनिकेशन स्किल वाला। ये हमारा पूरा एक टॉपिक है इसके ऊपर। मैं इसको वन बाय वन लेके जाता हूँ, मैं आपको स्लाइड से पढ़ाता नहीं हूँ। तो आज स्लाइड से पढ़ लें या ना पढ़ें, बताएं जी। स्लाइड से पढ़ना चाहेंगे या नहीं पढ़ना चाहेंगे? महानूर, आपका सवाल क्लियर हुआ या नहीं हुआ? मैं सवाल को ज्यादा इस वजह से लेके जा रहा हूँ क्योंकि ये सबका एक तरीके का इम्पोर्टेंट है उनके लिए। ये तो पूरी की पूरी आपका बिजनेस इसके ऊपर बनता है। जी, ये जो बुक का ऑर्डर है मैमूना, आप मुझे बताएं कि ये आपका कितनावा ऑर्डर है? दूसरा आप मुझे ये बताएं कि ऑर्डर एग्जैक्टली क्या आया आपको, कितनावा ऑर्डर आया आपको फाइवर पे, और ये एग्जैक्टली ऑर्डर क्या है? वाह, बड़ी बात है। आप लोगों की तो डिमांड है स्लाइड से पढ़ना। मुझे तो बहुत बुरा लगता है स्लाइड से पढ़ना भी और पढ़ाना भी। चलें, चले जी, अब पढ़े। वो कहते हैं जी, टॉक होती है वन वे प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग इन्फॉर्मेशन इन विच वी कैन नॉट एक्सपेक्ट एनी रिस्पॉन्स बाय द पब्लिक। जबकि कम्युनिकेशन क्या है? एक टू वे स्ट्रीट है। द एबिलिटी टू कन्वे और शेयर योर आइडियाज एंड फीलिंग्स टू अदर्स इफेक्टिवली इज नॉन एज कम्युनिकेशन। जब वो सुन भी ले और आपसे कोई बात करे। क्या क्या चीजें आती हैं इसमें? लिसनिंग है, आपकी नॉन वर्बल क्लैरिटी, टोन ऑफ वॉइस, फ्रेंडलीनेस, कॉन्फिडेंस, एम्पैथी, ओपन माइंडेडनेस, रिस्पेक्ट, फीडबैक, पिकिंग द राइट मीडियम। ये सारी चीजें जो है वो आपकी कम्युनिकेशन में आती हैं, जो अभी नीचे स्लाइड में कुछ डिस्कस होंगी। लिसनिंग, एन एसेंशियल पार्ट ऑफ अ रिलेशनशिप विद अदर्स बोथ एट पर्सनल एंड बिजनेस लेवल इज लिसनिंग। तो आप जब तक लिसन, वही मैंने जब आपको इधर बताया था कि लुक फॉर द मेन पॉइंट, इसका मतलब है कि आप उसको सही से सुनो कि आपका क्लाइंट कहना क्या चाह रहा है। तो good listening reflects courtesy and good manners. Listening carefully to the instructions and of superiors improve competence and performance. The result of poor listening could be distress in business, employment and social reactions. ये सारी सबको बातें बताएं, हमेशा स्लाइड्स में कॉमन सेंस होती है। गुड लिसनिंग स्किल्स कैन इंप्रूव सोशल रिलेशंस एंड कन्वर्सेशन। जी ऑब्वियसली, बहुत शुक्रिया आपका। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या आता है? ये आप किस तरह से खड़े हुए हैं, आपके हाथ कहाँ पे बंधे हुए हैं। ठीक है, आपके बैठने का अंदाज क्या है, आप कैसे मुस्कुरा रहे हैं, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस क्या है, ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं। देखें, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस, आपके हाथों के जेस्चर्स, मिसाल के तौर पे आपने उंगली करके नहीं बोलना होता। आपने हाथों को या तो आप फोल्ड करेंगे या हाथ खोल के बात करेंगे। उंगली करके, जो मतलब आप उंगली का इशारे से कि आप बताएं क्या है, आप बताएं क्या है। अब मैं आपके सामने हूं नहीं, तो मैं आपको ये करके दिखाता, आप और आप में क्या फ़र्क है। ठीक है, इसमें बड़ा फ़र्क आ जाता है। तो ये मुख्तलिफ किस्म के फेशियल एक्सप्रेशंस हैं जो इन भाई साहब ने दिए हैं। इनको मैं आपके सामने ज़ूम करता हूँ ज़रा। फ़ियर, सैडनेस, हैप्पीनेस और एंगर के फ़र्क हैं चीज़ें। ठीक है? बाकी जेस्चर्स आते हैं आपके, आई कॉन्टैक्ट आता है आपका। अब ये देखें, ये बराक ओबामा और रशियन का सदर पुतिन है। पुतिन की एग्ज़ाम्पल ये है कि पुतिन ने उसकी नज़रें नहीं मिलाईं। अब ये 2 हैं, या तो आउट ऑफ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है या आउट ऑफ एरोगेंस है। ठीक है? या तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है या एरोगेंस होती है, जिसकी वज़ह से कोई जो है वो आपसे आई कॉन्टैक्ट जो है वो नहीं रखता है। और जबकि गुड एग्जाम्पल क्या है कि आप जो हैं वो एक-दूसरे यूँ आई टू आई देख रहे हो। अच्छा, इसमें भी होता है, जेंडर का फ़र्क भी होता है कि आपने घूरियाँ नहीं डालनी, आपने उसको आँख में एक दफ़ा देखना है।
और जहाँ तक बात ये है आपकी फीमेल टू मेल इंटरेक्शन की, वहाँ पे आपने कल्चरल का ख्याल भी रखना। मिसाल के तौर पे इस कल्चर में, पाकिस्तानी कल्चर में अगर आप किसी लड़की की आँख में आँख डाल के देखेंगे, तो अगर तो वो मिसाल के तौर पे यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट है, तो शायद वो उसको बुरा ना माने। लेकिन अगर वो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट नहीं है, मिसाल यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट इस वजह से कह रहा हूँ कि उधर तक ये चीज़ें लोग कॉमन हो चुकी होती हैं अक्सर शहरों में, अक्सर यूनिवर्सिटीज़ में। और कई लड़कियां जो हैं वाक़ईतन बुरा मानती हैं इस चीज़ को कि आप उनकी आँखों में आँखें डाल के बात कर रहे थे, चाहे आप उसको कम्युनिकेशन स्किल के हवाले से कर रहे थे। जबकि हमारे कल्चर में वो कहते हैं कि जब बात कर रहे हो तो आँखें नीची होनी चाहिए। जबकि कुछ लड़कियां होती हैं वो ये कहती हैं कि आप मुझसे आँखें नीची करके जो है वो बात कर रहे हो, तो क्या मतलब है कि आप मेरी बात को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो या मेरी बात को सही से सुनना नहीं चाहते हो। मानूर इसमें सिंपल ये है कि आप उससे जो है वो जो उसने आपको जो भी आपका रिव्यू है आप उससे बातचीत करें और उसमें हिंट दे दें कि आप इसके ऊपर कहाँ से काम शुरू करना चाहते हो। फ्रॉम वेयर वुड यू लाइक मी टू स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट। ठीक है, इस तरह से आप उससे पूछ लें। तो ये आई कांटेक्ट के हवाले से अपने ये देखना होता है कि आप किस कल्चर में हो, किस क्लास से बात कर रहे हो या किस माइंडसेट से बात कर रहे हो, उस हवाले से आपने करना है। अब मैं इसमें ये नहीं कहूंगा कि एक वाला सही है और एक वाला गलत है, पहला सही है दूसरा गलत है, या दूसरा सही है पहला गलत है, या एक कॉन्फिडेंस की निशानी और एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की, ऐसा कुछ नहीं है। आपने अगले बंदे को जज करने का आपको फायदा नहीं है, अगले बंदे को ठीक करने का आपको यहाँ पे फायदा नहीं है। ठीक है, और अपना जो है वो ईमान उसके सामने ताजा करने का भी फायदा नहीं है। आपका एक मकसद है यार, जो आप बात करना चाहते हो वो अगले तक पहुंच जाए, आप जो कम्युनिकेट करना चाहते हो वो अगले तक पहुंच जाए। ठीक है, आप उसके चक्कर में देखो, अगर वो कम्युनिकेशन आंखें नीची करके बेहतर होती है उस बंदे के लिए तो वो आप कर लो, अगर उसकी आंखों में देख के बेहतर होती है तो वो आप कर लो। अब ये जो सारी चीजें आ रही हैं ये हमारे से रिलेटेड नहीं है। हाँ, ये तब रिलेटेड है जब आप इसमें लोकल फ्रीलांसिंग कर रहे होगे डायरेक्ट क्लाइंट के साथ। ठीक है, फिर आपकी बात में जो है ना वो क्लैरिटी होनी चाहिए हमेशा। एक वक्त में एक पॉइंट पर रहें, 6 पॉइंट्स डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, एक वक्त में एक पॉइंट। हाँ, एक बड़ी जरूरी टिप है, वो है एम्पैथी। एम्पैथी इस तरह से कि अगर कोई आपका क्लाइंट बात शेयर कर रहा है कि यार पिछले जो ऑर्डर वाला है ना, मैंने पिछले भी इस काम को ऑर्डर दिया था, वो पाकिस्तानी था, उसने तो ऐसे कर दिया। तो बजाय उसके आप कहो कि आई एम नॉट लाइक दैट, आई विल डू योर वर्क अंटिल यू आर 100% गारंटीड सेटिस्फाइड। ठीक है, तो ये चीज सही नहीं होगी। एम्पैथी क्या होगी? एम्पैथी ये होगी कि आई कैन अंडरस्टैंड, आई फील, I know what it feels like. I know what it feels like to be mistreated in a professional setting. आप उसकी फीलिंग को पहले एक्नॉलेज करो, आप उसको बताओ तुम्हारे साथ बहुत बुरा गुजरा होगा, तुम्हें तो बहुत दुख हुआ होगा, तुम्हारा तो बिजनेस का टाइम जाया हुआ होगा, तुम्हारा तो पैसे भी जाया हुए होंगे, कितना बुरा लगा होगा, डेडलाइन भी मिस हो जाती है इस तरह। तो आई कैन फील फॉर यू, आई नो वट यू बीन थ्रू, I know what you've been through. अब आप करो, and I will make sure that you have a positive and fruitful experience with me this time. I am hopeful to change your perception of Pakistani freelancers. I am excited to over deliver you this time. I am excited to compensate. I am excited to compensate even for the past Pakistani freelancer, क्योंकि मैं भी एक पाकिस्तानी फ्रीलांसर हूँ।
समझ आई एम्पैथी वाली बात? ये बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि ये आप इसके अंदर कर सकते हो, ये आप एम्पैथी वाली बात जो है, ये आप अपने बातों-बातों में टेक्स्ट के अंदर कम्युनिकेशन जब आप उसके साथ कर रहे हो, मैसेज बॉक्स के अंदर फाइवर के ऊपर या किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे, आप वहाँ पे ये कर सकते हो। ठीक है, तो यू हैव टू एम्पैथाइज़ विद योर क्लाइंट एज़ वेल। अच्छा, अब यहाँ पे आप चूँकि इंटरनेशनल कम्युनिटी से बात कर रहे हो ना, तो आपको ओपन माइंडेड रहना भी बहुत ज़रूरी है। आपको ओपन माइंडेड रहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हो सकता है वो कोई ऐसी बात करे जो आपके मज़हब के बिल्कुल खिलाफ, मतलब आपके मज़हब में वो बिल्कुल ख़राब हो। वो एक ऐसा बिज़नेस कर रहा है जो आपके मज़हब को अलाउ नहीं करता उसको। तो आपने उसको उधर जो है वो प्रीच करना शुरू नहीं करना, उससे वो कोई फ़ायदा नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि ना उस आपका कोई बॉन्ड है, ना आपका उसके साथ कोई ताल्लुक है। आप एक स्ट्रेंजर हो, पता नहीं दुनिया के किस कोने में, उसको नहीं पता, तो उसके आपकी बात का असर ही नहीं होगा उस पे। पहले ताल्लुक बनता है, फिर उस ताल्लुक में आप किसी को कोई बात कहते हो तो उसका असर होता है ना। पहले आप उससे ताल्लुक बनाते हो। तो वहाँ पे आप उसको बस कह दो कि आई एम सॉरी, आई कैन नॉट वर्क विद यू ऑन दिस प्रोजेक्ट। हाउएवर अगर आपका कोई दूसरा प्रोजेक्ट है तो उसमें मैं आपके साथ जो है वो काम ज़रूर करना चाहूँगा। ठीक है? और उसके अलावा ओपन माइंडेडनेस इस तरह से भी रखनी है, वो बंदा आपसे कोई भी रिक्वेस्ट कर सकता है कि यार आप वो आपका ऑलरेडी बना हुआ क्लाइंट कोई भी आपसे ऐसा काम कर सकता है जो आपने पहले आज तक नहीं किया। आपके कल्चर में भी नहीं आपने देखा, आपने होता नहीं देखा, लेकिन वो अच्छा मतलब बुराई नहीं है उस काम में, वो काम बस अलग है, आपके लिए फर्स्ट टाइम है, न्यू है। तो बी ओपन माइंडेड, उसको सीखने की कोशिश करो, उसको एक्सपीरियंस करने की कोशिश करो, बजाय मना कर दो कि ये काम तो मुझे आता ही नहीं है, ये मैं कैसे कर सकता हूँ? ये काम तो मुझे आता ही नहीं है, मैं कैसे कर सकता हूँ? तो ये ओपन माइंडेडनेस जो है ये आपकी लाज़मी होनी चाहिए। अच्छा, अब ये जो पॉइंट है ये खतरनाक है। जहाँ तक फीडबैक की बात है ना, फीडबैक यू कैन नॉट आस्क इन फाइवर। आप फाइवर के ऊपर रिव्यू नहीं माँग सकते, कभी भी नहीं माँग सकते, आपको वार्निंग आ जाएगी। पिछले स्टूडेंट्स की क्या बात करूँ, आप ही के बैच के 2-3 स्टूडेंट्स हैं जिनको वार्निंग आ चुकी है, क्योंकि उन्होंने फाइवर के क्लाइंट से रिव्यू माँगा था कि आप हमारी वर्क आपने हमारे साथ काम किया है, काइंडली रिव्यू अस। ठीक है? तो फीडबैक का मतलब ये नहीं कि आप उससे रिव्यू माँगो कि काइंडली लीव 5 स्टार रिव्यू, या आपने जो रिव्यू दिया है वो खराब है तो उसकी क्या वजह है। आपने कुछ ऐसा नहीं करना। आप बस उसको कह दोगे आई होप दैट यू एन्जॉयड वर्किंग विद मी एंड विल कम बैक फॉर मोर वर्क एज़ वेल। ये सिंपल सा, आई होप दैट यू एन्जॉयड वर्किंग विद मी एंड विल कम बैक फॉर मोर वर्क।
अच्छा, अब मैं जो हूं ओपन माइंडेडनेस के ऊपर आपको स्टोरी सुनाता हूं। आप में से किसी ने रिचर्ड ब्रांसन का नाम सुना है? रिचर्ड ब्रांसन, गूगल किए बगैर, रिचर्ड ब्रांसन, गूगल किए बगैर, गूगल पे टाइप ना करें अभी, रिचर्ड ब्रांसन का टाइप नाम। नहीं सुना तो फिर आज सुने। मैं आपको बताता हूं रिचर्ड ब्रांसन नेटवर्थ। ये इस बंदे की जो है वो टोटल नेटवर्थ है 4.2 बिलियन डॉलर, 4.2 बिलियन यूएसडी इन पाकिस्तान करें। कितने बनते हैं भाई? $67 खरब, 48 अरब, 63 करोड़ 5,60,000। नहीं ऑन अवान, ये ऑन में गिग वाला भी सही नहीं है। ये उसकी नेटवर्थ है, ये इस बंदे की नेटवर्थ है, रिचर्ड ब्रांसन नेटवर्थ। ठीक है, इस बंदे का एक आइलैंड भी है, अपना जाती आइलैंड। इस बंदे का अपना एक आइलैंड भी है। ठीक है, इधर एक दफा तूफान आया था तो उसने उसकी तमाम इलेक्ट्रिसिटी वगैरह दोबारा इसको ठीक भी किया था पूरा। अब आप जो सुनने जा रहे हो वो इस बंदे की कहानी सुनने जा रहे हो, इस बंदे की कहानी सुनने जा रहे हो जो कि इतनी मेहनत से इधर पहुंचा हुआ है। ठीक है, उसकी ये स्टोरी है। ठीक है, स्टोरी ये है कि इस बंदे की एक एयरलाइन भी है। क्या हुआ कि ये बंदा 1984 में पोर्टो रिको एक जगह है, वहां से एक जगह पे जा रहा था, वर्जिन आइलैंड्स पे। ठीक है, अच्छा जब वो वहां पे गया, वहां पे जाने के बाद क्या हुआ कि जब वो वहां पे गया तो उसकी जो एयरलाइन है वो कैंसिल हो गई थी।
जहां से उसने जाना था उसकी फ्लाइट है वहां पे एक दफा कैंसिल हो गई। अच्छा, जब फ्लाइट कैंसिल हुई तो उसके साथ साथ बाकी लोगों ने भी जाना था, बाकी लोग भी बिजनेसमैन थे, चूंकि वो उनकी भी फ्लाइट कैंसिल हो गई। सॉरी। जब उनकी फ्लाइट भी कैंसिल हुई तो अब मसला यह है कि जो बिजनेस कम्युनिटी होती है, अगर उनकी फ्लाइट कैंसिल हो जाए तो उनकी खाली फ्लाइट कैंसिल नहीं होती, आगे मीटिंग्स होती हैं, उसकी डील्स होती हैं, वो सारी की सारी वो भी कैंसिल हो गई। अच्छा, जब वो कैंसिल हो गई तो नुकसान था, सब लोग परेशान थे, बिजनेसमैन। अब ये ओपन माइंडेडनेस होने की सबूत है, उसके बिहेवियर का फर्क है। बाकी लोग जो थे उन्होंने क्या किया, वो परेशान रहे, उन्होंने कहा कि जनाब गई तो गई, अब क्या कर सकते हैं, फ्लाइट कैंसिल हो गई है, दूसरी फ्लाइट अभी 3-4 घंटे में तो कोई नहीं है, तो इंतजार करो, अगली फ्लाइट आएगी तो करो। वो कॉल्स कर रहे हैं आगे कि यार हमारी मीटिंग आगे कर दो, ये वाली मीटिंग कैंसिल कर दो, इसको कल पे डाल दो, इसको अपोलोजाइज कर दो, वगैरह वगैरह। ये सारा सीन चल रहा है। लेकिन रिचर्ड ब्रांसन क्या करता है, रिचर्ड ब्रांसन ये करता है कि वहां पे इन सारी चीजों को छोड़ के एक प्राइवेट जेट निकलवाता है और उससे जाके हिसाब लगवाता है, ये पूछता है कि आज तुम इस डेस्टिनेशन पे अभी लेके जा सकते हो, एक प्राइवेट जेट वाले बंदे से, क्योंकि प्राइवेट जेट्स होते हैं मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पे। उसने कहा मैं इस डेस्टिनेशन पे जा सकता हूँ। उसने कहा तो कि तुम अगर अभी हम फ्लाई करते हैं तो तुम कितने चार्जेस करोगे, कितने चार्जेस लोगे। उसने कहा जनाब मैं इतने चार्जेस लूंगा। तो उसने कहा कि अच्छा ये टोटल चार्जेस हैं अभी से वहां जाने के, अभी फॉरेन फ्लाई करने के। वो वापस गया उन लोगों पे जो लोग अभी कॉल्स कर रहे थे, परेशान थे कि यार हमारी फ्लाइट कैंसिल हो गई, हमारी फ्लाइट कैंसिल हो गई, मसला हो गया। अच्छा, उधर गया, उधर जाने के बाद उनसे कहा कि जनाब मेरा तो है प्राइवेट जेट, मैं उस पे जा रहा हूं अपनी डेस्टिनेशन पे। ठीक है, मेरा प्राइवेट जेट है वर्जिन एयरलाइंस का, मैं उस पे जा रहा हूं इस डेस्टिनेशन के ऊपर। अगर तुम सब मेरे साथ चलना चाहते हो तो इतना इतना टिकट है, जो जो टिकट देना चाहता है आ जाए मेरे साथ चले। और वो उन सब को लेकर एक फ्लाइट बुक करके अपनी डेस्टिनेशन पे खुद भी गया और उनको भी ले गया। अब ना सिर्फ उसने पैसे कमाए, अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचा, नुकसान बचाया, बल्कि पैसे कमाए, बल्कि उसने वर्जिन एयरलाइन भी शुरू कर ली। वर्जिन एटलांटिक करके जो एयरलाइन है वो भी शुरू कर ली। ये दिस इज नाउ वर्जिन एटलांटिक एयरलाइन। अच्छा रिचर्ड, ये मैंने बताने का ऑन अपॉर्चुनिटी, ठीक है, ये बोलता है रिचर्ड ब्रांसन। If somebody offers you an amazing opportunity but you are not sure you can do it, but you are not sure you can do it। जी आयत मलिक आप पाकिस्तान का ले सकती हैं, पाकिस्तानी का। वो कहता है अगर आपको कोई अच्छा ऑफर दे लेकिन आपको पता नहीं है कि आप वो कर सकते हैं, यानी कि से यस, देन लर्न हाउ टू डू इट लेटर। आप उसको हाँ कर दो और फिर सीखो कि उसको करना कैसे है। तो आपने उसको ओपन माइंडेडनेस होगी तभी आप ये कर पाओगे। आपने ये नहीं करना कि यार ये तो मैंने कभी किया नहीं जिंदगी में, ये तो मुझे आता नहीं है। इफ somebody offers you an amazing opportunity but you are not sure you can do it, say yes, then learn how to do it later। ये जो चीज है, ये मेन एटीट्यूड है जो आपको सक्सेसफुल कर सकता है फ्रीलांसिंग के अंदर। फ्रीलांसिंग में आपको बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। जो कि आपने नहीं किए होंगे या आपको करने से खौफ आ रहा होगा, या वैसे प्रोजेक्ट्स आप पहले छोड़ते रहे होंगे, तो उनको आपने पूरा करना है। इस बंदे की कहानी से क्या सीखा है आपने?
मैं जो अपने ये हर बैच को मैं पढ़ाता हूँ इस बंदे की, ये वाली कहानी विच इन अटलांटिक की। अच्छा, तो जब मैंने बैच 7 के एक लड़के को पढ़ाई, नहीं बल्कि बैच 5 के, तो वो अगले दिन 2 दिन बाद जो मेरे पास आया और वो कहता है कि सर अगर आप एक कहानी ना सुनाते, बल्कि मैं आपको पूरा बताता हूँ, उसको मिला था 1,35,000 रुपए का प्रोजेक्ट, और उसका ये पहला बड़ा प्रोजेक्ट था, 1,35,000 रुपए का। तो मैंने कहा कि यार ये माशाल्लाह अच्छा प्रोजेक्ट है, पूरी क्लास ने क्लैपिंग की, पूरी क्लास ने उसको क्लैपिंग स्लैपिंग की, अप्रिशिएट किया, सारी चीज़ें हुई। जब क्लास खत्म हुई तो वो लड़का मेरे पास आया, जैद उसका नाम था। तो जैद कहता कि सर ये आपकी वजह से मिला है। मैंने कहा जनाब बहुत शुक्रिया। कहता नहीं सर ये आपकी वजह से मिला है, मैं नहीं लेता ये। मैंने कहा क्या मतलब? कहता कि अगर आप उस दिन मुझे रिचर्ड ब्रैंसन की कहानी ना सुनाते, बल्कि उसने रिचर्ड ब्रैंसन का नाम भी सही से नहीं लिया था, वो भूल गया था। कहता है पता नहीं रिचर्ड वर्ल्डसन इस तरह का उसने कहा था, रिचर्ड वर्ल्डसन की कहानी ना सुनाते तो जो है वो मैं ये ऑर्डर ना ले सकता। मैं कहा रिचर्ड ब्रैंसन कौन? कहता वो जिसने जो है वो जहाज शुरू एयरलाइन शुरू की थी। मैं अच्छा रिचर्ड ब्रैंसन? कहता हाँ। कहता कि मैं इस तरह की अपॉर्चुनिटीज बहुत दफा पीछे छोड़ता आया हूं कि मैंने तो ऐसा काम कभी किया नहीं है, मैं कैसे करूंगा? मैंने तो ऐसा काम कभी सीखा नहीं है, मैं कैसे करूंगा? इसका तो मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, मैं कैसे करूंगा? लेकिन जब ये आपने स्टोरी बताई तो मैंने इस प्रोजेक्ट को कॉन्फिडेंस के साथ पिक किया और अब मैंने उस सीखना है इसको कि मैं कैसे करूंगा। और उस बंदे ने वो 1,35,000 रुपए का प्रोजेक्ट ना सिर्फ किया बल्कि उनसे मजीद प्रोजेक्ट्स भी लिए, क्योंकि उसने अच्छे तरीके से किया था, उसने फिर उसको सीख लिया था। तो दिस इज द होल गेम जो आपने फ्रीलांसिंग के ऊपर करनी है, फ्रीलांसिंग के हवाले से चलानी है आपने। कोई सवाल इस सब के हवाले से? ठीक है, तो अब जो मैं आगे आपको आज दिखाना था, कम्युनिकेशन का हम लोगों ने आज कर लिया काफी डिटेल में। वो ये है कि आप राइटर हो तो आप ई बुक्स के गिग्स को जरूर विजिट करो। आप इधर राइटिंग एंड ट्रांसलेशन में जाओ और इधर बुक्स एंड ई बुक राइटिंग के ऊपर जाओ, ठीक है? बुक्स एंड ई बुक राइटिंग के ऊपर। और इधर जो है आपको बहुत सारी ऐसी सर्विसेज मिलेंगी जो कि आप इधर से लिख सकते हो। इसमें होता क्या है कि एक चीज है जहाँ पे लोग करते हैं, कुछ लोग तो अपनी ई बुक्स जो है वो अपनी वेबसाइट वगैरह लिखवाते हैं। कुछ लोग जो है वो अपनी ई बुक्स जो हैं वो किसी और के लिए लिखवाते हैं, वो है किंडल पब्लिशिंग प्रोग्राम। ठीक है, किंडल पब्लिशिंग प्रोग्राम।
तो ये जो KDP है ना, Amazon डायरेक्ट किंडल पब्लिशिंग, इससे क्या होता है, लोग अपनी ई बुक बना के जो है वो Amazon के ऊपर डाल सकते हैं और Amazon के ऊपर बेच सकते हैं। ना सिर्फ Amazon के ऊपर डाल सकते हैं बल्कि Amazon के ऊपर बेच सकते हैं। इसमें आपने ये देखना है कि Amazon के ऊपर ये लोग जो चीजें बेच रहे हैं, मैंने कुछ किताबें जो हैं वो 2000 पता नहीं कब की डाली हुई हैं। अगर मैं इसको करूं 2020 से पीछे नहीं जा रहा ये। देखो 2015 में डाली थी, तो मैंने 2015 में जो है वो हाँ, ये देखो मैंने टोटल कितने बनाए, $32 उससे बनाए थे, 3 मैंने ग्रेट ब्रिटेन पाउंड बनाए थे। तो ये मेरे अमेजोन के अकाउंट में अभी तक मौजूद है। मेरी इस तरह से जुलाई 2015 में 39 किताबें बिकी थी। फिर उसके बाद जून जुलाई अगस्त 2015 में मेरे पास 17 किताबें बिकी थी। फिर मैंने ये छोड़ दिया, फिर मेरे पास 2016 में कुछ बिकी, फिर अप्रैल में भी 2017 में, फिर अब ये आपके सामने अक्टूबर 2019 में बिकी हैं। और अगर मैं आपको सेल्स डैशबोर्ड पे ले जाऊं तो यहाँ पे जो है ये मेरे पास 19 मई 2020 को भी 9 बिकी हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि मेरी 2-3 किताबें जो मैंने डाली थी, बस एवी हुई बना दी थी, ऐसी ऐसे बना दी थी, वो जो है वो मैंने इधर लगाई और मेरा जो है वो बिकी। तो ये ई बुक ना सिर्फ आप अपने लिए लिख के बेच सकते हैं, जैसे मैंने आपको देखा ना 2015 में बेची थी, अब तो इसको 5 साल हो गए हैं, बल्कि ये लोग जो हैं वो लिखवा रहे होते हैं फाइवर के ऊपर से ये किताबें। ठीक है, ये किताबें वो फाइवर के ऊपर से लिखवा रहे होते हैं, तो आप यहां से भी आप ये सर्विस भी दे सकते हैं। देखो जैसे यहाँ पे आई हुई है ना पूरी की पूरी, आई विल टेक योर स्टोरी आइडिया एंड मेक एन 8 चैप्टर आउटलाइन, कि मैं आपका स्टोरी आइडिया लूंगी और उसके उस स्टोरी के ऊपर से 8 चैप्टर्स की आउटलाइन बनाऊंगी। तो अब 8 चैप्टर की आउटलाइन बनाना कोई बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, तो अब जैसे मिसाल के तौर पे मेरी जो किताबें थी ना वो सारी की सारी 10-10 हजार 8-8 हजार वर्ड्स की थी, मतलब 30-40 पेजेस से कोई लंबी किताब नहीं थी, 2-3 किताबें थी। तो 30-40 पेजेस लिखना तो बहुत इजी काम है, बच्चों का काम है, कोई लेंथी है ही नहीं, बड़ी इजीली आप बना सकते हो। तो वो आप सेल कर सकते हो, और इसी तरह इन लोगों ने भी इतनी लिखवानी होती है। तो जो आर्टिकल वाला काम है वो तो अच्छा है ही है, लेकिन ई बुक वाला काम भी आप राइटर्स के लिए बहुत अच्छा है। एहसन चौधरी वर्ड फाइल में। एहसन चौधरी, मैं आपका नाम इधर लिख रहा हूँ लिस्ट में कि आपके भी ऑर्डर्स हैं। ठीक है, तो ये ई बुक को आप एक्सप्लोर करो। अच्छा, ई बुक में सिर्फ ये नहीं है बल्कि शॉर्ट स्टोरीज भी हैं। शॉर्ट स्टोरीज के बाद बुक के ब्लर्ब्स भी हैं। ब्लर्ब्स ये होता है कि जब आप किसी बुक को सेल कर रहे होते हो तो उसका बताना होता है कि इसमें कहानी क्या है, तो वो भी आप लिख के दे सकते हो, बुक की डिस्क्रिप्शन आप समझो एक तरीके की। ठीक है, तो ना सिर्फ किताब खुद लिखना बल्कि बुक की डिस्क्रिप्शन लिख के देना भी जो है वो आपका एक अच्छा खासा जो है वो बिजनेस बन सकता है। जैसे आप यहाँ पे देखो कि आई विल राइट अ सेलिंग किंडल बुक डिस्क्रिप्शन, मैं किंडल बुक जो बिक रही है उसका डिस्क्रिप्शन लिख के दूंगा, उसका ब्लर्ब लिख के दूंगा। ठीक है, ये जो है ये है तरीका कमाने का
इस चीज के ऊपर 30 ऑर्डर्स हैं इसके इन क्यू, 30 ऑर्डर्स इन क्यू। जैसे इसका गिग अच्छा है, फॉर थंबनेल अच्छा है इसका, ठीक है। तो ये ई बुक्स, ये देखो अब ये सारे के सारे जो इसकी प्रोफाइल है, ये दे ही ई बुक के लिए है, ई बुक से रिलेटेड इसका काम है। और यही मैं आपको कहता हूं कि अपना जो सारे का सारा काम है वो एक ही नीश से रिलेटेड बनाए, एक ही सर्विस से रिलेटेड बनाए। जैसे कि अब यहाँ पे ये बुक डिस्क्रिप्शन दे रहा है, यहाँ पे उसका डिजाइन बना के दे रहा है कवर, यहाँ पे आपकी बुक का टाइटल और सब टाइटल बना के दे रहा है, यहाँ पे आपकी बुक की आउटलाइन करके दे रहा है, यहाँ पे आपकी बुक की फॉर्मेटिंग करके दे रहा है, यहाँ पे आपके ऑथर का जो किताब लिखने वाला है उसका बायो, उसका इंट्रोडक्शन लिख रहा है, यहाँ पे एक कस्टम पैकेज है, ठीक है। और यहाँ पे उन किताबों के लिए कीवर्ड रिसर्च करके दे रहा है, उन किताबों के लिए कीवर्ड रिसर्च करके दे रहा है, ठीक है। तो ये आप ई बुक्स वाली मार्केट को भी एक्सप्लोर करो, इधर से भी ऑर्डर लेके आओ, यहाँ पे आपको अच्छे खासे ऑर्डर मिलेंगे, क्योंकि ई बुक्स बहुत सारे लोग लिखवा रहे हैं और बहुत सारे लोग बेच रहे हैं। तो ये ई बुक वाला जो मामला है इसको आप लाजमी करो। और जो एसईओ वाले हजरात हैं उनके लिए भी मैंने यहाँ पे निकाली हुई है। यहाँ पे आप एसईओ में जाओगे तो आपके पास बहुत ज्यादा हैं, आप लोगों को कीवर्ड रिसर्च करके दे सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप कीवर्ड रिसर्च करके दे सकते हो लोगों को, ये देखो मैं आपके अमेजोन के लिए, आपके वेबसाइट के लिए, आपके आर्टिकल के लिए कीवर्ड रिसर्च करके दूंगा। अब देखो जैसे ये वजीहा फातिमा है, लेवल 2 सेलर हो गई हैं, 32 ऑर्डर्स हैं, रिव्यूज हैं, 2 ऑर्डर इन क्यू हैं, ठीक है। ये आपको करके दे रही हैं, पाकिस्तान से हैं, 2017 से काम कर रही हैं। इधर आ जाएं, ये आपके पास शौकत असलम साहब हैं, इनका भी एक ऑर्डर इन क्यू है, 70 इनके क्लाइंट्स रिव्यूज दे चुके हैं इन्हें, ये भी पाकिस्तान से हैं, 2014 से काम कर रहे हैं। तो आपके पास अच्छी खासी, अब ये देखो इनका ये ज्यादा बड़ा ऑर्डर है, गिग है, कीवर्ड रिसर्च वाला, 450 ऑर्डर्स इस पे आ चुके हैं, 450 ऑर्डर्स कम नहीं होते, 450 रिव्यूज, और 6 जो हैं वो अभी इन क्यू लगे हुए हैं। तो आई विल डू एसईओ कीवर्ड रिसर्च एंड कंपटीटर एनालिसिस, ये इनका काम है, ठीक है। आपको एसईओ कीवर्ड निकाल के देती हैं और उसका कंपटीटर एनालिसिस करती हैं। तो दिस इज आप खाली अगर एसईओ से रिलेटेड गिग अपनी वो बनाओ प्रोफाइल, तो आप ये देखो इन्होंने इससे रिलेटेड बनाई हुई है, इसमें ये आर्टिकल राइटिंग और एसईओ से रिलेटेड चीजें देती हैं, एसईओ वाइज आर्टिकल, शॉपिफाई की एसईओ, वर्डप्रेस की एसईओ, कीवर्ड रिसर्च, ये सारी चीजें। तो आप लोग इसको देखो। इसके अलावा जो है आप ऑन पेज एसईओ, पेज ऑप्टिमाइजेशन में आओ, तो आप लोगों ने जो योस्ट एसईओ सीखी है उससे रिलेटेड भी आप जो है वो गिग्स बना के दे सकते हो, योस्ट एसईओ से रिलेटेड आप गिग्स बना के दे सकते हो। और योस्ट एसईओ में क्या होता है, क्लाइंट आपको कहता है कि ये मेरी वेबसाइट है, ये इसके आर्टिकल्स हैं, ये मुझे ऑप्टिमाइज करवाने हैं, तो आप उसमें क्या करते हो, आप उसको ऑप्टिमाइज करते हो, और साथ आप ये कहते हो कि ऑप्टिमाइज करने के साथ आप ये कहते हो उसको कि जो मिसाल के तौर पे योस्ट की हरी बत्तियां जलाना है ना, वो आप करोगे।
उसका कीवर्ड एक पकड़ते हो, उस कीवर्ड के लिए उस आर्टिकल को ऑप्टिमाइज करते हो। तो अब ये जैसे बिलाल मलिक ने शेयर किया हुआ है, इन्होंने आपके साथ अपनी स्टोरी भी शेयर की थी बिलाल ने, तो आप देख सकते हो। तो वो कह रहे हैं कि ई बुक्स आर रियली लुक्रेटिव मार्केट है। आई एम वर्किंग ऑन ए प्रोजेक्ट, वी स्टार्टेड विद 1 बुक एंड नाउ वर्किंग ऑन 4th ई-बुक फॉर द सेम क्लाइंट। ऑल द बुक्स आर आउटसोर्स्ड एंड आई एम नॉट वेरी गुड इन राइटिंग, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं खुद राइटिंग में इतना अच्छा नहीं हूँ, ई बुक राइटिंग में, तो मैंने आउटसोर्स कर दिए। ठीक है, तो वो जो है आप उनको आउटसोर्स कर दिए। मैंने आपको बताया कि मैंने 2-3 किताबें ऐवी लिख के डाली थी, तो उसकी भी सेल आई मुझे। तो जो प्रॉपर्ली लिख के इसको एज ए बिजनेस चल रहा है, उसकी भी तो सेल्स आती होंगी, वो भी तो इसमें से कमाता होगा। ठीक है ना? तो ये दोनों चीजें हैं आपकी। बाकी जो वर्डप्रेस वाले हजरात हैं, उनका जो है ना वो वर्डप्रेस वाले हजरात का जो है ना वो मैं क्या करूंगा, उनका एक पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है लैंडिंग पेज का। ये देखो लैंडिंग पेज, ये यहाँ पे पूरी इसकी सेक्शन भी बना हुआ है, ये कैटेगरी बनी हुई है लैंडिंग पेज की। तो लैंडिंग पेज पे क्लिक करो। अब यहाँ पे ये सारे लोग जो हैं वो लैंडिंग पेज बना के आपको दे रहे हैं। अब इसकी खुशकिस्मती देखो, ये रिजवान आरिफ जो है, खुशकिस्मती नहीं माशाल्लाह मेहनत, कि इसके 2 गिग जो हैं वो इधर लैंड कर रहे हैं। 2 गिग लैंडिंग पेज के ऊपर इस वक्त टॉप पे आए हुए हैं। तो सोचो इसको माशाल्लाह कितने अच्छे ऑर्डर्स जा रहे होंगे। तो आप क्या कर सकते हो, लोगों को लैंडिंग पेज बना के दे सकते हो। लैंडिंग पेज क्या होता है? लैंडिंग पेज एक वर्डप्रेस का पेज होता है, एक वेबसाइट का पेज होता है, जिसके ऊपर आप जाके सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल सा फॉर्म बनाते हो, और उस फॉर्म से वो बंदा कोई चीज डाउनलोड करता है या कोई चीज एक्शन करता है। ठीक है, वो लैंडिंग पेज कहलाता है। तो ये देखो इसने सारे पेजेस बनाए हुए हैं और मेहनत के बनाए हुए हैं। इसी तरह यहाँ पे आप देखो, ये इसने बनाए हुए हैं थ्राइव आर्किटेक्ट से। ठीक है, तो लैंडिंग पेज की भी एक बहुत बड़ी गेम है जो इसको आप पिक कर सकते हो। आप लोगों ने एलिमेंटोर सीखा है, तो एलिमेंटोर में आप देखोगे लैंडिंग पेज की बकायदा टेम्पलेट्स हैं। लैंडिंग पेज की बकायदा टेम्पलेट्स हैं, और वो टेम्पलेट्स जो हैं वो आपके पास टेम्पलेट्स जो हैं वो आपके पास पूरी की पूरी जो है वो आपको आइडिया दे रही हैं उस काम को करने का। तो आप वहां से उसको बनाना सीख सकते हो। बाकी आप इसके ऊपर यूट्यूब के ऊपर आओ, हाउ टू मेक अ लैंडिंग पेज थ्रू एलिमेंटोर। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे एक और ऐसा होता है जिसको हम बोलते हैं ऑप्ट इन पेज, या आप बोलोगे इसको साइन अप पेज। ठीक हो, तो ऑप्ट इन पेज क्या होता है? ऑप्ट इन पेज के अंदर सिर्फ एक फॉर्म बना के उस बंदे ने अपना जो है वो ऑफर वैलिड जो है वो उसको सब्सक्राइब करना होता है, सब्सक्राइब पेज जो होता है। तो इसके भी आपके पास अच्छे खासे यहाँ पे काम मौजूद है। तो लैंडिंग पेज, ऑप्ट इन पेज आप बनाओगे, हाउ टू मेक एलिमेंटोर के जरिए आपको बहुत सारी मिल जाएंगी वेबसाइट्स। ठीक है, अब मैं इधर लिखता हूँ उर्दू, तो शायद हमारे जो WP एकेडमी वाले हजरात हैं, हाँ, ये WP एकेडमी वाले भाई हैं हमारे, मियाँ शहजाद राना, ये ई रोजगार के मेरे अच्छे दोस्त भी हैं, ई रोजगार के ट्रेनर भी हैं। ठीक है, तो आप इनकी वेबसाइट पे आओ, WP एकेडमी, इनके YouTube चैनल के ऊपर, और आपको एलिमेंटोर से रिलेटेड ना सिर्फ बल्कि वर्डप्रेस से रिलेटेड बहुत सारे जो है वो मिलेंगे।
ये देखो ये शहजाद हैं, ये यहाँ पे जो इनका ये बना हुआ है। तो यहाँ पे आपको वर्डप्रेस, ये सारा काम वर्डप्रेस के एक्सपर्ट हैं, करते हैं वर्डप्रेस का। तो ये जो है वो वर्डप्रेस वाला, आप इनसे सारी चीजें वर्डप्रेस की सीख सकते हो। तो आप इधर आके लैंडिंग पेज वाला सर्च करो और आपका इंशाल्लाह काम जो है वो लैंडिंग पेज वाला चल पड़ेगा। तो ये 3 मैंने आपको कैटेगरी बताई अभी तक, जो एक हमारा माशाल्लाह राइटिंग का है, एक हमारा एसईओ का है, एक हमारा वर्डप्रेस का है। तो ये तीनों एक न्यू चीज़ें हैं जो शायद पहले इतनी डिस्कस नहीं हुई थी। वो जो है वो आपकी अब हो गई हैं, तो अब आप इसको करके अपना काम शुरू कर सकते हो। ई बुक्स जो हैं वो आपकी 10-12 हज़ार वर्ड्स की से शुरू होती हैं। आगे जितनी भी लंबी आपका क्लाइंट कराना चाहे करा सकता है। कई दफ़ा 8-9 हज़ार वर्ड्स की भी हो जाती हैं। जी, कोई और सवाल? ये फाइवर के रैंकिंग हैं, वो रैंकिंग में अपने मुख्तलिफ गिग्स को करता है, जिसकी वजह से वो उनको प्रमोट करता है। ये खुद ब खुद आते हैं, इसमें आपका फ़िलहाल कोई ताल्लुक नहीं है करने का। नहीं, यूट्यूब पे रिज्यूमे और सीवी का मुझे नहीं पता, मैंने नहीं देखा वो, लेकिन वो आप फाइवर के ऊपर ज़रूर ऑफ़र कर सकते हैं। जी, कोई और सवाल? आज की बातें समझ में आई हैं? न्यू की आइडियाज़ मिले? ठीक है? तो ई-बुक्स, शॉर्ट स्टोरीज़, ब्लर्ब्स, एक्सेट्रा, ठीक है? लैंडिंग पेज, बिग मार्केट, ठीक है? एसईओ में आप आओगे, कीवर्ड रिसर्च, कंपेटिटर रिसर्च, ठीक है? नीश रिसर्च, डोमेन सर्च, पेज ऑप्टिमाइजेशन, योस्ट एसईओ, ठीक है? ये आइडियाज़ हैं आपके। अब इनके ऊपर जो है आपने गिग्स बनाओ, एक-एक मार्केट पकड़ के, और अपनी कमाई शुरू करो, ऑर्डर्स लेके आओ। इनके ऊपर गिग्स बनाओ, अपनी कमाई शुरू करो, ऑर्डर्स लेके आओ। क्या ख्याल है? ये वीकेंड है आपके पास, और आप ये कोई 5वीं 10वीं दफ़ा पूछ चुके हो। मैंने कहा था ये जो है ये आप अपना, हम तीसरे महीने मतलब एंड के दिनों में सीखेंगे, ये एंड के 2-3 हफ्तों में सीखेंगे। मोहम्मद ज़िशान अंजुम, फाइवर के ऊपर जितनी कैटेगरीज हैं सब ट्रेंड पर हैं। राइटिंग है, मार्केटिंग है, वर्डप्रेस है, टेक्निकल, प्रोग्रामिंग, डिज़ाइनिंग, सब ट्रेंड पे है। आपकी जो स्किल है आप उसको लेके आओ, ये बातें छोड़ दो ट्रेंड वाली, ये आप स्कूल के ज़माने से बातें कर रहे हैं लोग।
ट्रेंड में क्या है, स्कोप में क्या है। जो आपकी स्किल है वही ट्रेंड में है, वही स्कोप में है, उसी को मार्केट करो। तो इस वीकेंड आपने मेक गिग्स एंड ब्रिंग ऑर्डर्स on these gig ideas during this weekend। आपने करना क्या है, इनमें से जो भी आपका डोमेन बन रही है एसईओ, वर्डप्रेस या राइटर की, मंडे से अक्सर नसीर, इनमें से जो भी आपकी बन रही है नीश, जो भी आपका डोमेन बन रही है, उसके ऊपर ये बनाएं गिग्स और ऑर्डर्स लेके आए, वीकेंड्स पे ऑर्डर्स लेके आए, कमाई शुरू करें अपनी। ठीक है, मुझे आपसे इंशाल्लाह ऑर्डर चाहिए। बाकी दुआओं में याद रखें, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, अपना ख्याल रखें और इंशाल्लाह ताला लगे रहें, मेहनत करते रहें, आपको ज़रूर रिज़ल्ट मिलेगा। अल्लाह हाफिज़।